हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीडीपी के। इस क्लास में मैं आज आपको पावला द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। पावला द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो पावलोव जी हैं। पावलोव जी जो है रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव ने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं, सीआर थ्योरी के नाम से भी पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है और कुछ इसके अन्य नाम से प्रतिस्थापना का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम पावलोव के इस सिद्धांत के बारे में या इसके प्रयोग के बारे में जानने से पहले उनके सिद्धांत में 3 शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। सबसे पहला जो अनुबंधन है, अनुक्रिया और उद्दीपक। हम इन तीनों शब्दों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अनुबंधन की। अनुबंधन क्या है? उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच के संबंध को ही अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो कार्य हो रहा होता है उसके बीच में संबंध स्थापित करती है, या फिर हम ये कहें कि उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में संबंध या सहचर्य स्थापित करने की कोशिश को ही अनुबंधन कहा जाता है। अब हम बात करें कि इसमें 2 चीजों का प्रयोग है अनुबंधन में, उद्दीपक और अनुक्रिया, उन दोनों के बीच के ही संबंध को अनुबंधन कहते हैं। तो जो उद्दीपक है वो क्या है? उद्दीपक एक प्रकार की उत्तेजना अवस्था होती है। जैसे किसी वस्तु, किसी भी परिस्थिति के प्रति व्यक्ति जब उत्तेजित होता है या उस वस्तु या उस परिस्थिति को प्राप्त करने की प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि भोजन, भूख प्यास, या फिर कोई अन्य वस्तु या परिस्थिति जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के व्यक्ति अगर भोजन को देख के उसके मुंह में लार आएगी या उसको प्राप्त करने के लिए भागेगा, दौड़ेगा, उछल कूद करेगा इस तरीके से, तो उसके लिए जितनी प्रकार की अनुक्रिया कर रहा है वही उद्दीपक कहलाता है। और अनुक्रिया एक प्रकार की गतिविधि है। हम किसी भी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जब हम विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं तो ये एक प्रकार की अनुक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के संप्रत्यय की। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या 4 संप्रत्ययों के आधार पर की गई है, जिन 4 संप्रत्ययों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो ये सिद्धांत है इन्हीं 4 संप्रत्ययों पर आधारित है। तो इन 4 संप्रत्यय हैं वो इस प्रकार है। जो पहला है यूसीएस। यूसीएस मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस मीन्स अनुबंधित उद्दीपक। यहाँ अनुबंधित उद्दीपक के रूप में भोजन है, और भोजन एक प्रकार की स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक जैसे कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो भोजन उसके लिए एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है कि भोजन को देख के उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लार टपकेगी। या फिर कोई व्यक्ति जो है मिठाई की दुकान के बगल से निकल रहा है तो उसके मिठाई को देख के उसके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लगेगा। तो ये प्रकार का जो भोजन है एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है। नेक्स्ट है यूसीएस। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब अनुबंधित अनुक्रिया कि उसके प्रति क्या उसकी अनुक्रिया होगी। तो भोजन को देखकर व्यक्ति के मुंह में ऑटोमेटिकली लार टपकेगी, तो इन दोनों का आपस में संबंध है। तो एक प्रकार की यह स्वाभाविक उद्दीपक है कि भोजन को देख के मुंह में पानी आना एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है। अब हम बात करेंगे थर्ड की सीएस। सीएस मतलब अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक मतलब घंटी। अनुबंधित उद्दीपक घंटी मतलब भोजन का घंटी से आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अगर के सामने भूख लगी है तो उसको भोजन मिलेगा, तो मतलब भोजन होगा उसके सामने रखा हो तो ही उसके मुंह में पानी आएगा। उसको भूख लग रही है, को घंटी बजाएंगे तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। घंटी बजाने से व्यक्ति के मुंह में लार का नहीं टपकेगी। तो इस प्रकार भोजन का और घंटी का आपस में कोई संबंध नहीं, तो इस प्रकार से ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। थर्ड जो है अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया के रूप में हम लार को देखते हैं। तो ये प्रकार की अस्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें क्या था, इसी चीज़ को हमें समझना है पूरी थ्योरी में। जो 4 स्टेप है CR, इसी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पहले उस डॉगी को मतलब भोजन दिया तो उसके मुंह में भोजन को देख के लार टपक रही, तो एक प्रकार की स्वाभाविक है। फिर उसको घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तो एक प्रकार की ये अस्वाभाविक, क्योंकि उसकी जो लार थी वो भोजन के प्रति थी ना कि घंटी के प्रति, तो उसके मुंह में लार नहीं आए। लेकिन जब भोजन के साथ मतलब घंटी बजाई और तब उसको मतलब भोजन भी दिया और घंटी भी दिया, तब उसके मुंह में लार टपकी।
तो टपकी तो ये प्रकार की उसके भोजन के प्रति थी, ना कि घंटी के प्रति, लेकिन यही चीज़ों को बार बार दोहराया गया तो उसके मुंह में लार टपकने लगी। तो एक प्रकार से ये मतलब अस्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया के आधार पर अस्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब लार टपकने लगी तो फिर उसके बाद अब एक जब फोर्थ स्टेप उन्होंने किया कि कुत्ते को भोजन ना देके केवल केवल घंटी बजे तो भी उसके मुंह में लार टपकी। तो उसकी जो लार थी वो भोजन के प्रति थी, ना कि घंटी के प्रति। तो इस प्रकार से जो ये है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो हम इसी चीज़ को हम समझते हैं, पूरी थ्योरी में हम ये जो चौथा संप्रत्यय हम इसी को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि भोजन आया और साथ में कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। जब पावलव ने कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ते को जब भोजन दिया तो उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लार टपकने लगी। तो यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया। इसमें क्या किया था पावलव ने कि एक शीशे निर्मित दीवार खड़ा कर दिया था कुत्ते और भोजन के बीच में। यहाँ पे कुत्ते को मतलब बांध दिया था, इसके सामने भोजन रख दिया था। तो कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार टपकने लगी। तो यह एक प्रकार की अस्वाभाविक प्रक्रिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये भोजन है और भोजन का जब कुत्ते को दिया तो उसके मुंह में जो क्या है ऑटोमेटिकली लार टपकने लगी। तो यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने किया कि सी एस यानी कि घंटी मीन्स घंटी। तो जब कुत्ते का मतलब को भोजन दिया था तो भोजन के साथ तो भोजन को देख के कुत्ते को में लार टपक गई थी, तो उसमें आपस में संबंध था और ये एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया। लेकिन सी एस यानी कि अस्वाभाविक प्रक्रिया। घंटी बजेगी, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन इसमें नो कंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब घंटी के साथ कुत्ते का घंटी का कुत्ते की लार से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ये अस्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, डॉगी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई लार वार नहीं टपकाएगा। घंटी बजेगी लेकिन कुत्ता एक पल को चौंक जाएगा, कान खड़े कर लेगा, लेकिन उसके मुंह में लार नहीं टपकेगी। लार टपकने का और घंटी के बजने का आपस में कोई संबंध, लेकिन भोजन का और कुत्ते के मुंह में लार के टपकने का, पानी आने का, इन दोनों में आपस में संबंध है। जो थर्ड है सी एस यानी कि घंटी बजाई और उसके साथ यूसीएस मतलब भोजन भी दिया। मतलब घंटी और भोजन दोनों को एक साथ दिया गया तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसका कुत्ते के मुंह में किस लिए लार आई थी, घंटी को देख के लार नहीं आई, भोजन के प्रति लार आई, क्योंकि उसकी जो ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी वो भोजन के प्रति थी कि भोजन को देख के उसके मुंह में कुत्ते के मुंह में लार टपकेगी। जैसे कि उसने भोजन को देखा तो उसके मुंह में लार टपकने लगी। तो यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया, तो उसका घंटी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसी चीज को जो पावलव ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 बार जब दोहराया, 6 7 बार मतलब काफ़ी बार ने दोहराया इसी चीज़ को, जो पावलव ने काफ़ी बार दोहराया तो कुत्ते के मन में कुत्ते के माइंड में एक सेट हो गया कि घंटी का और भोजन का दोनों का आपस में एक संबंध है कि जब घंटी बजती है तभी मुझे भोजन प्राप्त होता है। तो उसके प्रति मतलब उसकी धीरे धीरे उसके माइंड में सेट होने लगे कि जब घंटी बजेगी तो मुझे भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कुत्ते ने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि घंटी के साथ साथ मुझे भोजन मिलेगा। तो जो पहले जो ये क्या गतिविधि जब की गई थी तो ये प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो उसकी जो लार थी वो भोजन के प्रति थी, ना कि घंटी के प्रति। अब उसके माइंड में जब ये कई बार ये प्रक्रिया दोहराई गई तो कुत्ते के माइंड में ये सेट हो गया कि जब मतलब मुझे भोजन मिलेगा, भोजन मिलने से पहले घंटी बजेगी। तो पावलव ने क्या किया, फोर्थ स्टेप में सी एस यानी कि घंटी के साथ लार आई, मतलब घंटी बजाई लेकिन आप देख सकते हैं इसमें भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आई है। तो यह एक प्रकार की अस्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अस्वाभाविक प्रक्रिया। घंटी का बजना भी अस्वाभाविक प्रक्रिया है और घंटी के साथ जब कुत्ते के मुंह में से लार आना तो ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो लार है कुत्ते की वो भोजन के प्रति होनी चाहिए, ना कि घंटी के प्रति। लेकिन उसके संग जब ये प्रक्रिया भोजन और घंटी जब दोनों एक साथ दी गई तो उसके माइंड में ये सेट हो गया, उसने दोनों घंटी का और भोजन का दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लिया, इसलिए उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लार आने लगी। तो यह एक प्रकार की कंडीशनल रिस्पॉन्स है और एक प्रकार की अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरी को हम समझ सकते हैं कि पहले उसने क्या किया, भोजन दिया तो लार आई, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे स्टेप में घंटी बजाई लेकिन उसके मुंह में लार नहीं आई, तो ये भी एक प्रकार से अस्वाभाविक प्रक्रिया कि घंटी का कुत्ते के लार से कोई संबंध नहीं है। थर्ड स्टेप में उसने किया भोजन और घंटी दोनों को साथ में दिया,
तो उसके मुंह में लार आने लगी, क्योंकि उसकी जो लार थी भोजन के प्रति थी, घंटी के प्रति नहीं थी। इसी को बार बार रिपीट किया तो उसके माइंड में ये सेट हो गया कि जब मुझे भोजन मिलेगा, भोजन मिलने से पहले घंटी बजेगी, तब मुझे भोजन मिलेगा। फिर लास्ट स्टेप में केवल घंटी बजाएगी, भोजन नहीं दिया, फिर भी इसके मुंह में लार आई। तो ये एक प्रकार की अस्वाभाविक उद्दीपक है या अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इस प्रयोग के आधार पर पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक मतलब जो अनुक्रिया थी या स्वाभाविक उद्दीपक था वो भोजन था, तथा अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी एक साथ प्रस्तुत की जाए तो व्यक्ति घंटी मतलब जो घंटी थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, तो घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी लार आना क्या है, स्वाभाविक, तो स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जैसे कि भोजन देखा था आपने इस प्रयोग में कि जो स्वाभाविक उद्दीपक था वो भोजन था, तो भोजन को देख के अगर कुत्ते के मुंह में लार आ रही है तो एक प्रकार की स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी। तो जब दोनों को एक साथ दिया जाता है तो एक समय ऐसा आता है, अगर लंबे समय तक यही चीज किया यार, तो एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति या कोई भी जानवर है तो वो स्वाभाविक या अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। तो इस प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया तथा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत के एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन की, कि एजुकेशन में इसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत के अनुप्रयोग, जो फर्स्ट स्टेप है कि यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित होती है। जो अधिगम की जो विधि होती है एक प्रकार से स्वाभाविक होती है, और कक्षा में भी जो अधिगम की जितनी विधि फॉलो की जाती है वो स्वाभाविक विधि पर ही आधारित होती है। जो भी विधियाँ अपनाई जा रही है, जिस तरीके से शिक्षक पढ़ा रहा है वो स्वाभाविक विधि होती है कि इस तरीके से बच्चा सीखेगा ही। जो नेक्स्ट है अनुबंधन सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित है। ये सिद्धांत जो है पुनरावृत्ति, रिवाइज पे, बच्चा किसी भी चीज को जितना रिवाइज करेगा, जितना उसका अभ्यास करेगा, उतने ही उस चीज को सीखता है। जैसे कि उद्दीपक, यहाँ पे अगर शिक्षा में देखें तो उद्दीपक का कार्य क्या है, उद्दीपक मतलब जैसे कि कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, ये एक प्रकार का उद्दीपक है। और अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने के बच्चा जितनी प्रकार की गतिविधि कर रहा है, जिस तरीके से वो सीख रहा है, जो ट्यूशंस ले रहा है, अपने पढ़ाई कर रहा है, स्टडीज पे फोकस कर रहा है, ये एक प्रकार की अनुक्रिया है। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति पे बल देती कक्षा में जो भी विद्यार्थी सीखते हैं उसको जितना रिवाइज करते हैं, जितना रिपीट करते हैं, उतने ही वो अधिगम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। जो नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के उपयोग से मंदबुद्धि बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। तो जो मंदबुद्धि बालक है उनमें अधिगम को बहुत ईजी तरीके से बढ़ाया जाता है, उन्हें अधिगम क्षमता को तीव्र किया जा सकता है, उनकी बुद्धि लब्धता को, की जो डिसेबिलिटी है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में, इस सिद्धांत के माध्यम से बालक में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है और बुरी आदतों को बालकों के अंदर से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। जो ऑडियो विजुअल जो एड्स का कक्ष में यूज़ किया जाता है, सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। जो यह सिद्धांत है कक्षा में सतर्क रहना सिखाता है कि विद्यार्थियों को कैसे कक्षा में सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क है, अगर जब तक विद्यार्थी कक्षा में सतर्क नहीं रहेगा तब तक वो अपने उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करनी होगी। तो कक्षा में जो सतर्क रहेगा, कक्षा के जो भी विभिन्न प्रकार की कक्षा में जो अधिगम कराए जा रहे हैं, जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी होगा, सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो अपनी जो भी अनुक्रिया कर रहा है अपने स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त कर सकता है। स्टिमुलस ऐसी कि उसकी कक्षा में अच्छे नंबर लाना या अधिगम को सीखना। तो अधिगम को सीखने के लिए जब तक वो अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक वो अधिगम को नहीं सीख सकता, या फिर वो मोटिवेट, इसमें स्टिमुलस के रूप में हम अभिप्रेरणा को भी देख सकते हैं कक्ष में। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो पावलोव का ये सिद्धांत है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये सिद्धांत काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो। थैंक यू।